देखिए अपन इसमें तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत अपन ने जान लिया था। ये सिद्धांत ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती है और किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो वहां परिणामी तरंग का जो विस्थापन होता है वो अध्यारोपित होने वाली सभी तरंगों के विस्थापनों का सदिश योग होता है। अब इन तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित कुछ घटनाएं हैं जिनका कि अपन अब अध्ययन करेंगे। उनमें अगर एक जैसी तरंगें यानी एक समान आवर्ती की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है तो इससे जो घटना उत्पन्न होती है उसे कहते हैं अपन व्यतिकरण। अगर यही तरंगें परस्पर विपरीत दिशाओं में आकर के मिलती है तो इससे अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है, स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स का निर्माण होता है। अगर यही तरंगें लगभग समान आवृत्ति की हों और एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं तो इनसे विस्पंद यानी कि बीट्स का निर्माण होता है। और अगर यही तरंगें परस्पर लंबवत अध्यारोपित होती हैं तो इनसे लिसाजू की आकृति यानी लिसाजूस फिगर्स का निर्माण होता है। तो ये चारों ही पॉइंट अपन को इसमें पढ़ने हैं, इनको एक एक करके अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें हेडिंग डाल रहे हैं ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण। ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण। देखिए ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण होता क्या है। जब समान आवर्ती की दो ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती हुई अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग की तीव्रता किसी बिंदु पर अधिकतम तो किसी बिंदु पर न्यूनतम होती है। ऊर्जा के पुनर्वितरण की इस घटना को ही ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। इसमें व्यतिकरण में ध्यान रहे ऊर्जा की किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है, ऊर्जा का केवल क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो, जब समान आवर्ती की दो ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में, जब समान आवर्ती की दो ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में एक ही सरल रेखा पर एक ही दिशा में एक ही सरल रेखा पर एक ही सरल रेखा पर संचरित होती, एक ही सरल रेखा पर संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है। जब समान आवर्ती की दो ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में एक ही सरल रेखा पर संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है तो अध्यारोपण के क्षेत्र में कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम। तो अध्यारोपण के क्षेत्र में कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर
पर न्यूनतम होती है। तो अध्यारोपण के क्षेत्र में कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। ऊर्जा के पुनर्वितरण एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। ऊर्जा के पुनर्वितरण की इस घटना को यूं कह सकते हैं तरंग ऊर्जा के पुनर्वितरण की, इसे अपन कह दें तरंग ऊर्जा के पुनर्वितरण की होती है तरंग ऊर्जा के पुनर्वितरण की इस घटना को, तरंग ऊर्जा के पुनर्वितरण की इस घटना को तरंग ऊर्जा के पुनर्वितरण की इस घटना को ध्वनि तरंगों ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। ये लीजिए एक सिंपल डेफिनेशन अपन ने इसके लिख दी है। इस घटना को क्या कहते हैं? ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है संपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी। अगर दोनों तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का जो आयाम होता है वो दोनों तरंगों के आयामों के योग के इक्वल होता है। इस प्रकार के व्यतिकरण को कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। और जब दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है। इस प्रकार के व्यतिकरण को कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो देखिए अपन व्यतिकरण के प्रकार लिखने से पहले एक लाइन लिख देते हैं कि ध्वनि के व्यतिकरण का जो प्रायोगिक सत्यापन है वो क्विंके की नली द्वारा किया जाता है। ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण का प्रायोगिक सत्यापन, ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण का प्रायोगिक सत्यापन क्विंके की नली, प्रायोगिक सत्यापन क्विंके की नली, यानी कि यूं कह सकते हैं क्विंके ट्यूब या क्विंकेस ट्यूब, क्विंके की नली द्वारा किया जाता है। ये लीजिए अब अपन बात करेंगे व्यतिकरण के प्रकार की। तो देखो व्यतिकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। व्यतिकरण अपन ने जान ही लिया कि जब समान आवर्ती की दो ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में एक ही सरल रेखा पर संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के क्षेत्र में कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। तरंग ऊर्जा के पुनर्वितरण की इस घटना को ही ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण का प्रायोगिक सत्यापन क्विंके की नली द्वारा किया जाता है। अब व्यतिकरण के प्रकार देखिए, नंबर 1 पहला है संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा कि जब दो ध्वनि तरंगें समान कला में अध्यारोपित होंगी तो समान कला में अध्यारोपित होने पर परिणामी तरंग का जो आयाम है वो दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है और तीव्रता जो होगी दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इस प्रकार का जो व्यतिकरण होता है इसे कहा जाता है संपोषी व्यतिकरण। तो देखो जब तरंगें
समान कला में अध्यारोपित, जब तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर एवं परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं एवं परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी अधिक होती है। देखिए क्या कहा मैंने, जब तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग की तीव्रता का परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर। जब तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर। जब तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर एवं परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी अधिक होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ये क्लियर हो गया। इस प्रकार का व्यतिकरण ही क्या कहलाता है? संपोषी व्यतिकरण। देखिएगा कैसे, जैसे मान लिया कि एक तरंग ये रही मेरे पास, जिसका जो आयाम है, चलो थोड़ा सा अपन इसे बड़ा बना लेते हैं। मैंने ये मान लिया कि एक तरंग ये है जिसका आयाम ये रहा। मैंने मान लिया इस तरंग का आयाम क्या है? A1 है। एक अन्य दूसरी जो तरंग है इसका आयाम A2 मान लेते हैं अपन। मान लिया इसका जो आयाम है वो है A2। अगर इस तरंग का आयाम 3 सेंटीमीटर है और इसका 2 सेंटीमीटर है तो परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों तरंगों के आयामों का योग हो जाएगा। ये जो मान होगा ये होगा A1 प्लस A2, यानी A1 तो है पहली तरंग का आयाम और A2 है दूसरी तरंग का आयाम। ये प्रथम तरंग हो गई, ये द्वितीय तरंग हो गई, इन दोनों के तरंगों के आयामों का योग ये हो गया है। अब इस प्रकार का जो व्यतिकरण है इसे ही कहा जाता है संपोषी व्यतिकरण। इस संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का जो आयाम है जिसे अपन A मैक्सिमम कह दें, वो एक्चुअल में पहली तरंग के आयाम दूसरी तरंग के आयाम इन दोनों का क्या होता है? योग होता है, ये आता है। और अगर तीव्रता की बात करें तो मैंने कहा था कि परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी क्या होती है? अधिक। तो यहाँ इसमें परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला ये लिया जाता है, I मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला है, जहां जिससे स्पष्ट होता है कि परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी क्या है? अधिक होती है। देखो इसे आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2 टू रूट ऑफ I1 I2।
तो यहाँ अपने आप ही स्पष्ट हो रहा है कि परिणामी तरंग की जो तीव्रता है, यानी जो अधिकतम तीव्रता है, वो दोनों तरंगों की तीव्रताओं का योग तो यही हो गया, इस योग से भी क्या है, इतनी अधिक होती है। यानी परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी क्या होती है, अधिक होती है। इस प्रकार का जो व्यतिकरण है वही कहलाता है संपोषी व्यतिकरण। तो देखिए मैं फटाफट से रिपीट कर देता हूं व्यतिकरण के प्रकार में। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। नंबर 1 संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर एवं परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी अधिक होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जैसे पहली तरंग का आयाम a1 है प्लस दूसरी तरंग का आयाम a2 है, तो परिणामी तरंग का आयाम इन दोनों तरंगों के आयामों का क्या होगा, योग। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 है, तो ये आपके पास 5 हो जाएगा। इसमें परिणामी तरंग का आयाम होता है संपोषी में a1 प्लस a2 और तीव्रता होती है √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर, या इसे आप कह सकते हैं I मैक्सिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√i1 I2। इस फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है कि परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी क्या होती है, अधिक होती है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट जो है, इसमें दूसरा जो टाइप है विनाशी व्यतिकरण, यानी जिसे अपन कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण, उसको अपन पढ़ते हैं। एक बार आप नोट कीजिएगा इसे। देखिए दूसरा टाइप्स, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, या इसे अपन कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, जब दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर और परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जैसे ध्यान रखना, संपोषी व्यतिकरण में जितनी तीव्रता बढ़ रही थी, विनाशी व्यतिकरण में उतनी ही तीव्रता क्या होगी, घट जाएगी। तो इसमें कह सकता हूं, जब दो तरंगें विपरीत कला में, उसमें समान कला थी, जब दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं जब दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर। जब दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर एवं परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी कम होती है।
इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ये लो, ये इसकी भी अपने डेफिनेशन दे दी है। इसमें कैसे, जैसे मान लिया एक तरंग ये रही जिसका कि आयाम a1 है। अब दूसरी जो तरंग है उसका आयाम ये है, यानी इसकी विपरीत कला है भाई। अगर इसका आयाम a2 है, अब ये दोनों अध्यारोपित हो रही है, लेकिन कला इनकी क्या है, विपरीत है। तो रिजल्टेंट जो तीव्रता होगी वो होगी a1 माइनस a2। अगर ये 5 है और ये 3 है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, 2 रह जाएगी। ये होगी a1 माइनस a2। ध्यान रहे, परिणामी तरंग की तीव्रता a1 माइनस a2 होगी। इसमें जो आयाम है, इसमें आयाम मिनिमम होता है, यानी कि यूं कह सकता हूं, इस तरफ लिख देता हूं a मिनिमम। ये होता है a1 माइनस a2, यानी कि दोनों तरंगों के आयामों का अंतर होगा ये। और तीव्रता की बात करें तो तीव्रता भी इसमें मिनिमम होती है। ये होती है रूट ऑफ I1 पहली तरंग की तीव्रता माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे, संपोषी में माइनस के स्थान पर प्लस था। इसी समीकरण को आप यूं भी लिख सकते हो, I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट ऑफ I1 I2। अब आप गौर कीजिएगा, जितनी तीव्रता संपोषी व्यतिकरण में प्लस हो रही थी उतनी ही तीव्रता विनाशी व्यतिकरण में क्या हो गई है, ये माइनस हो गई है। यानी कि ऊर्जा का पुनर्वितरण हो रहा है तरंगों की इस घटना में, व्यतिकरण में। ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है, ऊर्जा का क्या हो रहा है, पुनर्वितरण हो रहा है। इस प्रकार का व्यतिकरण ही कहलाता है विनाशी व्यतिकरण। ये विनाशी है और इससे पहले वाला क्या था, संपोषी। यहां रखना a1 माइनस a2 लिखा है। तो यहां अपन ने व्यतिकरण के दोनों टाइप जान लिए हैं, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। इस विनाशी व्यतिकरण का एक जनरल कई बार क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या है, एक नीरव क्षेत्र होते हैं जिसे अपन बोलते हैं साइलेंट जोन। होता क्या है, समुद्री जहाजों के लिए लाइट हाउस लगाए हुए होते हैं। वहां से जो सायरन लगा होता है, उस सायरन से ध्वनि तरंगें भेजी जाती है जहाज पर, और वो ध्वनि तरंगें वापस लौट करके आती हैं, या उनका व्यतिकरण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ क्षेत्र ऐसे बन जाते हैं जहां पर की ध्वनि सुनाई नहीं देती। इन्हें कहते हैं नीरव क्षेत्र या साइलेंट जोन। इसमें होता क्या है, जो सायरन से ध्वनि तरंग भेजी गई हैं और जो पानी से वापस टकरा करके यानी परावर्तित होकर के ध्वनि तरंग आती हैं, इनके मध्य जब विनाशी व्यतिकरण हो जाता है तो वो न्यूनतम तीव्रता की स्थिति होती है। अगर उनके आयाम भी बराबर हो जाएं तो उस तीव्रता का मान क्या होता है, 0 तक हो जाता है। तो ऐसे अपन कह सकते हैं कि यही विनाशी व्यतिकरण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है नीरव क्षेत्र यानी साइलेंट जोन। तो अपन लिख देते हैं नीरव क्षेत्रों। नीरव क्षेत्रों। साइलेंट जोन्स। साइलेंट जोन्स का मतलब होता है ऐसे क्षेत्रों जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। नीरव क्षेत्रों यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ऐसे क्षेत्र जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती में नीरव क्षेत्रों में, इनमें होता क्या है, नीरव क्षेत्रों में जहाज पर सायरन से सीधे आने वाली ध्वनि, नीरज क्षेत्रों में जहाज पर
जहाज पर सायरन से, जहाज पर सायरन से आने वाली ध्वनि, नीरज क्षेत्रों में जहाज पर सायरन से आने वाली ध्वनि, आने वाली ध्वनि पानी से परावर्तित होकर, पानी से परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि के मध्य विनाशी व्यतिकरण होता है। यानी यूं कह सकते हैं, नीरज क्षेत्रों में जहाज पर सायरन से सीधे आने वाली ध्वनि पानी से परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि के मध्य, आने वाली ध्वनि के मध्य विनाशी, पानी से परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि के मध्य विनाशी व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। इसीलिए ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं? साइलेंट जोन्स, यानी कि नीरव क्षेत्र कहलाते हैं, जहां किस तरह की आवाज नहीं होती, जिससे ध्वनि की तीव्रता अत्यंत कम हो जाती है, जिससे ध्वनि की तीव्रता अत्यंत कम हो जाती है। ये नीरव क्षेत्र के बारे में अपन ने जान लिया है। अब अपन बात करें कि ध्वनि के स्थायी व्यतिकरण के लिए क्या शर्तें हैं, कि परमानेंट या यूं कह सकते हैं स्थायी जो ध्वनि का व्यतिकरण है उसके लिए क्या कंडीशन, क्या प्रतिबंध है। तो पहली शर्त यह है कि दोनों ध्वनि की जो तरंगे हैं उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए। अगर आवृत्ति लगभग समान होती तो विस्पंद हो जाता। दूसरा, दोनों ध्वनि तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, एक ही सरल रेखा पर संचरित होनी चाहिए। तीसरा, जिन ध्वनि स्रोतों से ध्वनि तरंगे उत्पन्न हो रही हैं वे कला संबद्ध होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। कला संबद्ध स्रोत से तात्पर्य है ऐसे स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के मध्य कालांतर समय पर निर्भर ना करें। तरंगों के आयाम लगभग समान या समान होने चाहिए। ये आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी अपन लिख सकते हैं कि इनके आयाम अगर समान होते हैं तो व्यतिकरण बहुत ही स्पष्ट होता है। तो अपन ये कह सकते हैं ध्वनि के स्थायी व्यतिकरण की शर्तें। तो एक बार पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर इसके बाद फिर अपन बात करते हैं इसके आगे की, इसी में ध्वनि के स्थायी व्यतिकरण। तो ध्यान रखना, नीरव क्षेत्र है क्या? ध्वनि के विनाशी व्यतिकरण की स्थिति है। ऐसे क्षेत्र जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती वो नीरव क्षेत्र कहलाते हैं। उनमें होता क्या है, जहाज पर सायरन से सीधे आने वाली ध्वनि पानी से परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि के मध्य विनाशी व्यतिकरण होता है, जिससे ध्वनि की तीव्रता अत्यंत कम होती है। सायरन से आने वाली ध्वनि और पानी से परावर्तित होकर के आने वाली ध्वनि दोनों के मध्य क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण। इसलिए वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं? साइलेंट जोन कहलाते हैं। अब अपन यहां ले लेते हैं ध्वनि के स्थायी व्यतिकरण की शर्तें। ध्वनि के स्थायी व्यतिकरण की शर्तें, क्या क्या प्रतिबंध है या शर्त हैं? देखिए, नंबर फर्स्ट, पहली शर्त बात करूं, दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए जो अध्यारोपित हो रही है। दोनों तरंगों की आवृत्ति समान हो। अगर लगभग समान हुई तो क्या होगा? व्यतिकरण के स्थान पर विस्पंद की घटना हो जाएगी। नंबर सेकेंड,
दोनों तरंगे एक ही दिशा में और एक ही सरल रेखा पर संचरित होती हुई अध्यारोपित होनी चाहिए। दोनों तरंगे एक ही दिशा में, दोनों तरंगे एक ही दिशा में एक ही सरल रेखा पर, एक ही दिशा में एक ही सरल रेखा पर संचरित होनी चाहिए। दोनों तरंगे एक ही दिशा में एक ही सरल रेखा पर संचरित होनी चाहिए। ये यूं कह सकते हैं, दोनों तरंगे एक ही दिशा में एक ही सरल रेखा पर संचरित होती हुई अध्यारोपित होनी चाहिए। संचरित होती हुई अध्यारोपित होनी चाहिए। तीसरी शर्त अपन इसकी कह दें, तीसरी कह सकते हैं तरंगों के स्रोत कला संबंध होने चाहिए। तरंगों के स्रोत कला संबद्ध, यानी कि कोहेरेंट, कला संबंध कह दो या कोहेरेंट, कि स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। अर्थात इसका मतलब क्या है कि तरंगों के स्रोत कला संबंध होने चाहिए, अर्थात तरंगों के कलांतर समय पर निर्भर नहीं होने चाहिए। अर्थात तरंगों के कलांतर समय पर निर्भर नहीं होने चाहिए। चौथी और एक शर्त और अपन लिख लें, तरंगों के आयाम समान या लगभग समान होने चाहिए। स्पष्ट व्यतिकरण के लिए देखना, स्पष्ट व्यतिकरण हेतु तरंगों के आयाम समान या लगभग समान होने चाहिए। अगर ऐसा है तो व्यतिकरण अपन को स्पष्ट प्राप्त होगा। लेकिन ये देखो हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है, ये होने पर व्यतिकरण ज्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि तरंगों के आयाम समान होंगे तो संपोषी व्यतिकरण में a1 + a2 आ जाएगा मैक्सिमम। तो ये क्या होगा, a1 भी a है a2 भी है तो 2a बन जाएगा। लेकिन विनाशी व्यतिकरण में क्या हो जाएगा, 0, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम में डिफरेंस स्पष्ट हो जाएगा। एक बार आप इसे नोट कीजिए एज इट ऐसे कैसे। फिर इसके बाद तरंगों के व्यतिकरण के बाद नेक्स्ट जो घटना है तरंगों की वो है विस्पन, वो अपन नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। एक बार इसे नोट कीजिए। थैंक यू।